राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े, इन दोज चैप्टर चार्ज वाज एट रेस्ट, नाउ द चार्ज विल बी इन मोशन। तो चार्ज इज नॉट समथिंग विच मूव, इट इज अ पार्टिकल दैट हैव चार्ज दैट मूव्स। उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। ठीक है, तो कभी भी करंट है तो एक चार्ज कैरियर होता है, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, वो मूव कर रहा होता है। वो पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। सो व्हाट इज चार्ज कैरियर? चार्ज कैरियर, a particle that carry charge and free to move and is free to move, और मूव करने के लिए फ्री है, राइट। अभी ये चार्ज कैरियर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल में कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, फिर तुम पूछते हो सर ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ये वही होता है जो चलता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे हैं ये? इन मेटल्स। Metals are good conductor of electricity because they consist free electron, right? That can move freely. इलेक्ट्रॉन का एडवांटेज क्या है? बहुत लाइट पार्टिकल होता है, बहुत लाइट पार्टिकल होता है, तो हल्की सी फोर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, जरा सी फोर्स में। सो दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कैन मूव फास्टर इलेक्ट्रॉन, राइट। देन इन इलेक्ट्रोलाइट आर ऑल्सो कंडक्टिंग, you know well. इलेक्ट्रोलाइट जैसे H2SO4, NaCl, what happens there? उनमें डिसोसिएशन हो जाता है। अब H2SO4 है तो H2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव इटसेल्फ इज ए चार्ज कैरियर, एक आयन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज इन इलेक्ट्रोलाइट, फ्री चार्ज कैरियर। आयंस बहुत हैवी होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आयंस काफ़ी हैवी होते हैं कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन। बात करें तो सोडियम का मास पता है तुम लोगों को कितना होता है, क्लोरीन का मास, है ना। देन आते हैं गैसेस। आर गैसेस कंडक्टिंग? नो, गैसेस आर नॉट कंडक्टिंग, बट दे बिकम कंडक्टिंग व्हेन दे आयनाइज। जब आयनाइज होती है तो कंडक्टिंग हो जाती है। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में, राइट। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब होता है तो क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाता है, आयनाइजेशन से आयंस क्रिएट हो जाते हैं एंड देन दे कैन मूव फ्रीली, क्योंकि गैसेस है, गैसेस में तो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो देन अकॉर्डिंगली इन गैसेस क्या होता है? पॉजिटिव आयन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। आयनाइज होने में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो बचा क्या? पॉजिटिव आयन, राइट। एंड देन एक और कैटेगरी है, उसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि एक पूरा चैप्टर है, तो जब वहाँ पे आएंगे तो सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। सेमीकंडक्टर्स, इसमें एक होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन and holes. Holes are positive carrier, right? And holes. अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो तुमको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, फॉरगेट इट। बट काम की बात यहाँ है, इन तीनों में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इसमें सिर्फ नेगेटिव है। ऐसा क्यों? इन तीनों में देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन मेटल में सिर्फ नेगेटिव मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल सॉलिड होते हैं। मेटल के मॉलिक्यूल्स फिक्स है अपनी पोजीशन पे,
उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो वो बन तो गए आयन, हैं तो वो पॉजिटिव आयन, बट दे आर नॉट मूवेबल, इसलिए वो चार्ज कैरियर नहीं है। वो चार्ज्ड पार्टिकल है विच आर फिक्स, तो दोज आर फिक्स्ड आयंस। तो उसमें फिक्स्ड आयंस है, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? विच कैन मूव, राइट? इतना समझ में आ गया? कुछ पूछने? नहीं। अब आते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is called current. Simply, current is nothing, that is rate of flow of charge, and we can say I is equal to dq upon dt. Coulomb per second called as ampere. This is the unit. Average current, I is equal to Q by T, charge upon time. ठीक है? कुछ पूछना है यहाँ तक? हाँ, इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंस। जब भी हम डी बाई डी टी की फॉर्म में लिखते हैं वो हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है। ऐसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, राइट? इज इट क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? नहीं। अब एक बहुत लंबी कहानी है, ठीक है? मैं लिखता जाऊँगा, तुम साथ में लिखते जाना। उससे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है कहानी। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ मान लो L और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A। इसके अंदर कुछ इमोबाइल आयंस हैं, है ना? एज आई टोल्ड यू कि इनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो ये क्या बच गए? इमोबाइल आयंस, यानी जो मूव नहीं कर सकते ऐसे आयंस हैं, ठीक है? इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इधर उधर। याद करो एक चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th क्लास में, उसमें हम मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात करते थे एंड दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल? दैट इज 3/2 kT. K is Boltzmann constant, T is temperature, and 3/2 kT. That is what energy of the molecule, gas molecule. बिल्कुल सेम जो वो मॉडल है वही ये होता है। When something is free to move, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है तो कुछ तो टेम्परेचर होगा, एंड टेम्परेचर होने की वजह से इतनी एनर्जी है। और जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन इन द कंडक्टर। ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन इन द कंडक्टर। बट जैसे एक डब्बे में गैस भर दो और मॉलिक्यूल्स हैं, वो डब्बा कहीं नहीं जा सकता, ऑल्दो सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर मोशंस आर सो रैंडम कि एवरेज वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल बिकम जीरो, बिकॉज दैट इज रैंडम मोशन। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो कैंसिल हो गई। तो दे आर इन लार्ज नंबर एंड वेरी रैंडम, सो नेट मोशन इज जीरो। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, बट इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो। इसको हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। मैं अभी लिखूंगा तो लिख लेना सब कुछ, यह भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो है। तो अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ये मूव कर रहा है
u1 वेलोसिटी से, ठीक है, u1 वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि रैंडम है, राइट। तो अब क्योंकि नेट मोशन नहीं है तो इसलिए करंट भी नहीं है। करंट मीन्स अ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। करंट मीन्स अ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, यानी नेट मोशन नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, वो चाहे ऐसे 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 करके कैसे भी बस यहाँ पे तो पहुँच जाए, तो ये हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। तो करंट इज व्हाट, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, डायरेक्शनल मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि थर्मल में नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं although electrons are in continuous motion inside the conductor but still no current is there. Why? Because there is no net directional motion of them, they are in random motion, the average velocity become 0. तो अब हम इनको डायरेक्शनल मोशन के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने पे से सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, किधर, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ए टू जेड सिस्टम के अंदर, सबके ऊपर एक फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो सबके ऊपर लेफ्ट साइड एक फोर्स लगेगी एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग एक्सेलरेटेड इन द लेफ्ट साइड। ये सब लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट होने लगेंगे, बट आप सोचो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो मोशन साथ साथ हो गए। एक तो थर्मल मोशन था, वो खत्म थोड़ी हुआ, वो भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा इधर चल, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इधर, वो बोलेगा इधर चल, तो ना तो वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, लेकिन नेट मोशन उधर ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फेंक दें हवा में, आना तो उसे नीचे ही है। अब हवा में ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फेंक दो, फाइनली इट हैज़ टू कम डाउन। तो नेट मोशन क्या हुआ, वर्टिकल, नेट मोशन इज वर्टिकल। तो इसी, और वो किस डायरेक्शन में, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो नेट मोशन हमेशा जो हमारा एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना शुरू कर देते हैं। बट इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी, ठीक है। अगर मैं वहाँ से ज्योति को बोलूँ ना भाग के यहाँ आ जा, तो 4 बार गिरेगी। क्यों? बहुत सारी चेयर्स है, ठीक है। अब ऐसे 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 बच के उसको आना पड़ेगा ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना कि वो ऐसे ऐसे बच के जाए, तो क्या होगा, इट विल कोलाइड। तो अभी वो एक्सेलरेट हुआ और वो कोलाइड कर गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत पास पास है, इज़न्ट इट। बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है सिस्टम, सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास मॉलिक्यूल है। अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ ही था कि वो टकरा गया, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, ठीक है। इस तरह वो गिरते पड़ते इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, राइट। अब सोचो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻⁴ समझते हो ना, 0.1 मिलीमीटर इन 1 सेकेंड। चींटी भी उससे तेज चल दे, ठीक है। सो इसलिए इसको वेलोसिटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि खिसकता है बस, ठीक है। ऑल्दो लाइट पार्टिकल है, बहुत हाई एक्सेलरेशन होता है, लेकिन क्या करे, वो कोलिजन्स इतने ज़्यादा है ना कि वो मूव कर ही नहीं पाता। दैट इज़ वन पार्ट कि स्पीड कम क्यों होती है। द नेक्स्ट पार्ट, अब ये कोलिजन हुआ, उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, इसको, इमोबाइल आयन को। ये किस फॉर्म में गई, हीट की फॉर्म में। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस होगा,
जब भी चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस होगा, और वो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में आएगा? हीट की फॉर्म में। तो हीट प्रोडक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द चार्ज फ्लो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चार्ज फ्लो हो और हीट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू कोलाइड। और ये जो इसके रेस्ट्रिक्शंस है मूव करने में, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेस्ट्रिक्शन इन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। होप सो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई डाउट नहीं, राइट? मैं दो चीज़ें साथ साथ करूँगा, एक तो करंट कंडक्शन इन मेटल एंड साइमल्टेनियसली वी विल डिराइव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेक्ट? Simultaneously we will derive drift velocity, okay? Current flow in matter. कंडक्शन लिख लो, वो बेटर वर्ड है। करंट कंडक्शन इन मेटल्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सब मैं लिखूंगा। कहीं पे भी कुछ पूछना हो तो रिवाइज हो जाएगा, लिखते रहना, कहीं पे भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, राइट? जब फिगर बनानी होगी मैं बता दूंगा, राइट? मेटल्स कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are always in motion due to thermal energy, due to thermal energy, that is basically temperature, right? Okay, but their motion is so random that average thermal velocity, then average thermal velocity of electrons is 0. That average thermal velocity of electron is 0. Understood? Right. Let thermal velocities are u1, u2, u3, un. Then u average. U ही लिख लो सिंपली। U इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un बाई n is equal to 0. This is the mathematical representation of average thermal velocity. Different electrons, different velocities, u1 से u1 and average किया, so that is 0. क्यों? अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो ना और रैंडम हो तो उनका रिजल्ट हमेशा 0 होता है, ठीक है? चाहे गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, राइट? इतना समझ में आ गया? ओके, अब ये फिगर बना लो एक बार। As there is no directional motion as there is no directional motion, so no current is there, although electrons are
in continuous motion. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल करंट नहीं है. When potential difference V is applied across conductor of length L and electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है V by D होती है ना. एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V by L appear across conductor. राइट, ठीक है. अब हमने क्या किया, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करेक्ट. और जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, चाहे कितना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ना हो. दो कम करंट होगा, बट चाहे कितना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस हो मेटल में, इंस्टेंटली करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, राइट. और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है करंट है नहीं. ओके, तो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट. ड्यू टू E, electron experience force and get accelerated in direction opposite to A. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स से वो एक्सेलरेट होंगे और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो F इज इक्वल टू माइनस ई एंड एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम. क्लियर, इतना एक्सेलरेशन मिल गया. फोर्स F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन. एग्रीड, कोई डाउट नहीं. बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन they move the gain energy but almost instantly they collide with immobile molecules of atom and pass on their energy to atoms that appear in the form of heat. Clear? Okay. Time interval between successive
collision of electron is called relaxation time. दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. देखो, आई अंडरस्टैंड, कोलाइड मीन्स पिट रहा है, ठीक है, तो बीच में रिलैक्स कर रहे हैं. जब वो पिट नहीं रहा तो रिलैक्स कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट रिलैक्सेशन टाइम. तो दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, राइट. If collision time of different electron, if relaxation time of different electron are T1, T2 and so on Tn, then average relaxation time इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं. टॉ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन n. ओके, ठीक है. This restriction कौन सी restriction? Collisions in motion of electron is called resistance of metal. राइट, ये कौन सा जो ये कोलाइड कर रहा है बार बार, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. जितने ही ज़्यादा कोलिजन्स उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को भी? नहीं. नाउ नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Is the average velocity with which an electron move in the conductor. Right? That is Vd is equal to V1 plus V2 plus 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 Vn upon n. ओके, ठीक है. अब मैं कुछ चीज़ें पीछे जो मैंने बताई है वहाँ से यूज़ करूँगा. मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े इसलिए मैंने साथ साथ किया. बट आपको अगर मॉडल बताना है तो यहाँ तक हो गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो यहाँ से आगे प्रूफ होगा, और जो चीज़ें मैं लिखूँगा वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी. ओके, जो भी मैं यूज़ करूँगा पीछे. ओके, राइट. और Vd इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू U प्लस AT. एक्सेलरेशन मिला, U1 इनिशियल वेलोसिटी थी, कौन सी थी? थर्मल वेलोसिटी. U1 तो उसके बाद शुरू से हमेशा से थी U तो, और हमने एक्सेलरेट किया, और वो कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ? रिलैक्सेशन टाइम तक. उसके बाद तो टकरा गया. तो वेलोसिटी गेन कितने टाइम किया उसने? जब तक वो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में.
वही तो एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, एक कोलाइड हुआ, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर कोलाइड हो गया, फिर शुरू से शुरू होगा, ठीक है, राइट। तो u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू प्लस 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 un प्लस ए टी एन अपॉन एन, राइट। अब बहुत सिंपल सा है, रिस्पॉन्ड मी, मतलब तुम सोचोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, रिस्पॉन्ड करोगे क्लास में तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें u को सेपरेट करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करते हैं, u1 प्लस u2 प्लस 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 un अपॉन n, एंड प्लस ए, एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, क्यों, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सब पे चार्ज सेम है, सबका मास सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है। तो ए सबका कॉमन हो गया। अब इधर बचा क्या, T1 प्लस T2 प्लस प्लस Tn अपॉन n, और ये क्या चीज़ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, राइट। ये क्या हुई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी, 0, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम डिफाइन कर चुके, दैट इज टॉ, राइट। और वी डी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन हमारा आया था माइनस ई बाई एम, और ये टॉ, ठीक है। वी डी एंड फाइनली वी डिराइव व्हाट इज दैट, माइनस ई टॉ बाई एम एल। व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट, डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिराइव्ड एम एल, गलत आ गया, हाँ, ई टॉ बाई एम, राइट। वो मुझे आगे लिखना था, मैं पहले ही लिख दिया। ये एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, व्हेन देयर इज, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता बिटवीन ब्रेन एंड हैंड, ठीक है, लाइक हम जो आगे सोच रहे होते हैं वो पहले कर जाते हैं, ओके। लाइक जैसे मैं सोच रहा था नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो पहले लिख दिया, ओके। नाउ इन मैग्नीट्यूड ये तो हो गया डायरेक्शन वाइज, वी डी इज इक्वल टू ई टॉ बाई एम, और वी डी इज इक्वल टू ई वी टॉ बाई एम एल। राइट, E is equal to V by L, E is equal to V by L. So that's a simple derivation. Any complication? क्यों भी नहीं, नहीं, डन। हो गया, कुछ पूछने, E is equal to V by L, ठीक है, E is equal to V by L that we are already specified, okay। कुछ पूछना है, नहीं, एक बार घर पे रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। मैं बोलता रहता हूँ, तुम हाँ करते रहते हो, करता कोई नहीं है, ठीक है, राइट, कर लेना, हो जाएगा। अक्सर पेपर में पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है। What I have defined you, what is drift velocity, what is relaxation time, how conduction takes place in the metal, right, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। एक टर्म आती है मोबिलिटी, mobility of a charge carrier is its
velocity per unit electric field intensity. पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज v बाई ई. ओके, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी मिल रही है ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. तो मोबिलिटी इज अ फिजिकल पैरामीटर ऑफ ए चार्ज कैरियर. और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत हाई होती है. देखो v इजिकल टू कितना फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, अगर हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की बात करें, v कितना e टॉ बाई m अपॉन e. दिस इज e टॉ बाई m. ओके, एंड दिस इज फिक्स. E is charge, M is mass. ठीक है. टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम. ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे. वन, व्हाट इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस. इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जितने कम होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन होंगे और उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा. अनदर, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मोशन में होंगे और उतना ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी होगा. तो इट इज समथिंग लाइक दैट, दो मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं एंड एन इलेक्ट्रॉन वांट टू पास बिटवीन देम, उनके बीच से पास होना चाहता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है अगर कोलिजन ऑसिलेशन ज़्यादा हो तो. ठीक है. तो इसलिए एक तो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम हो जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है. तो ये मोर ओवर फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? डन. दो तीन छोटे छोटे इसी से रिलेटेड डेरिवेशन, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया, बट हाउ इट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ करंट, इतना तो हम कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हैं. वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा, इजंट इट? वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा. करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो मतलब अगर स्पीड फास्टर है तो रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा हो गया, और चार्ज ज़्यादा है तो भी ज़्यादा हो जाएगा. तो दैट इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यही आएगा, राइट? लेट नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n पर मीटर क्यूब. यानी पर यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम. इफ एरिया इज इक्वल टू a एंड लेंथ इज इक्वल टू l, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? n इंटू वॉल्यूम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n, वॉल्यूम कितना? एरिया a, लेंथ l, तो वॉल्यूम कितना हो गया? a इंटू l. करेक्ट. टोटल चार्ज कितना हो गया? n इंटू e, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e, तो कितना हो गया? n इंटू ई, राइट? n e
ए एल। करेक्ट? देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नंबर डेंसिटी यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हुआ? एरिया इंटू लेंथ। और कुछ तो पूछ लो। चलो, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। ये तेरे पड़ोसी का नाम क्या, भूल गया मैं। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना? एन ई ए एल बाई टी। और लेंथ अपॉन टाइम इज, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट? स्पीड। But L by T is equal to VD. So I is equal to N E A V D. करेक्ट? समझ में आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम क्यों होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम क्यों होती है? हाँ, बिकॉज इट इज कोलाइडिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है, विद द आयंस, सो इट पास ऑन देयर एनर्जी टू देम, सो व्हेन दे एक्वायर एनर्जी इंस्टेंटली दे कोलाइड, सो अकॉर्डिंगली स्पीड बहुत कम हो जाती है। ओके, and this is what is the relation between drift velocity and current, right? ये सब थोड़ा सा कुछ complicated नहीं है, वैसे तो फिजिक्स है ही बहुत आसान, वो तो बस क्वेश्चन नहीं होते, बाकी तो सब ठीक है ना। एक देखो, बचपन में ओम्स लॉ पढ़ा था, पता है? तो अभी 10th से 12th क्लास में ओम्स लॉ बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा। क्या बोलना? ये मान लो एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? सो ओम्स लॉ सेज पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to current through it, यानी उसमें से करंट कितना जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, और आगे आपको पता ही है V इज इक्वल टू आई आर, और V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R is constant of proportionality called resistance। और ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि चार्ज कैरियर का मोशन फ्रीली नहीं होता है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड मोशन। तो चार्ज कैरियर कोलाइड करते रहते हैं, इस वजह से दे कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है? ये सिंपल सा ओम्स लॉ है, कोई नहीं पूछने वाला 12th क्लास में इसको, सोचो एग्ज़ाम में आएगा तो कोई नहीं पूछेगा इसको, ठीक है? सबको पता है, ये सबको आता है, ऐसा कोई कुछ नहीं पूछता है जो सबको आता हो, ठीक है? क्या पूछते हैं वो मैं अभी लिख रहा हूँ। इफ R is constant, it is called ohmic conductor।
यानी ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, राइट? ठीक है। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट किसका रहता है? किसी का नहीं रहता, ठीक है। हाँ, फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए या करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, राइट? इफ R is not constant, it is called non-ohmic conductor. Be it ohmic और नॉन ओमिक, चाहे ओमिक हो या चाहे नॉन ओमिक हो, resistance is always given by R is equal to V by I, ठीक है। कांस्टेंट हो या ना हो, बट होगा हमेशा V by I, ठीक है। यानी हम कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो V by I करके करेंगे। हाँ, अगर ये कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर। ये आज मोर ओवर नोट करने वाला था, नेक्स्ट क्लास में खूब अच्छे से समझने वाला है, ठीक है, वो करेंगे। अभी इफ रेजिस्टेंस चेंज with current, it is called dynamic resistance. It is called dynamic, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जो चेंज होता रहता है, it is called dynamic resistance. RD is equal to delta V upon में, और उतने वोल्टेज चेंज में कितना करंट चेंज हुआ, ठीक है। लाइक अभी बताता हूं, फॉर ओमिक कंडक्टर VI ग्राफ is a straight line and for non-ohmic conductor it is not a straight line. अगर ओमिक कंडक्टर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन ओमिक है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ओके। दिस इज सपोज वी आई, ये हो गया, ओके। दिस इज आर इज कांस्टेंट, तो कौन सा हो गया? ओमिक हो गया। R is not constant, राइट? तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, ऐसे, ये सपोज इतना वोल्टेज है और ये सपोज इतना करंट है, सो दिस इज व्हाट वी से डेल्टा वी, एंड दिस इज व्हाट वी से डेल्टा आई। तो ऐसे इस मूवमेंट पे रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो हमेशा चेंज होता जा रहा है, तो आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन में निकालना है, तो ये इस पोर्शन में है। जब वोल्टेज में इतना चेंज है तो उस पीरियड में, जब वोल्टेज यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो उस पीरियड में, इसको हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, समझ गए? और इसको बोलते हैं सिंपली रेजिस्टेंस, कितना? V by I, दिस इज V एंड दिस इज I। तो
तो आपको अगर पता करना हो ये ओमिक कंडक्टर है कि नॉन ओमिक कंडक्टर है, देन हाउ यू विल डू, ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ओमिक और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन ओमिक। होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सब कुछ अच्छे से आएगा। ओके